एक में हाइपोवोलीमिया भी था और हाइपोनाट्रीमिया था, एक में हाइपरवोलीमिया था और हाइपोनाट्रीमिया था, तीसरे में यूवोलीमिया था और हाइपो। अब हाइपोवोलीमिक हाइपोनाट्रीमिया के अलावा दो कंडीशन है, उनको एक्सक्लूड करना है सबसे पहले। उसमें क्या होगा, वो कौन सी है? सबसे पहले तो ब्लड शुगर आपने चेक किया, ब्लड शुगर अगर ज्यादा है तो उससे क्या होगा? ब्लड शुगर ज्यादा है तो क्या होगा? वाटर जो है इंटर फ्लूइड बाहर आके डाइल्यूट कर देगा, इसलिए उससे सोडियम आपका ड्रॉप कर। ग्लूकोज प्रेजेंट होने की वजह से ऑस्मोलैरिटी को क्या होगा? बढ़ की होगी। तो दिस इज अगेन हाइपोटोनिक नहीं है, हाइपरटोनिक होगा, क्योंकि ग्लूकोज प्रेजेंट है तो सीरम जो है आपका हाइपरटोनिक होगा। दूसरी सिचुएशन जो है, और इसको आपने करेक्ट कैसे करना, अगर आपके पास ब्लड शुगर भी ज्यादा आती है और सोडियम कम है, तो आपने पहले ये देखना है कि ये ग्लूकोज की वजह से तो नहीं हाइपोनाट्रीमिया डाइल्यूशन हाइपोनाट्रीमिया हो रहा है। उसके लिए आपका फॉर्मूला सिंपल सा कि ऑब्जर्व्ड सोडियम प्लस ऑब्जर्व्ड सोडियम माइनस 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.016, ठीक है। तो ये आपका सोडियम आपका आ जाएगा। आपको ये याद रखना चाहिए कि हर एवरी 100 मिलीग्राम राइज इन ब्लड शुगर सीरम सोडियम विल ड्रॉप बाय 1.6 मिलीग्राम, ठीक है। अगर 200 से 300 होता है ब्लड शुगर तो सोडियम आपका 1.6 मिलीग्राम ड्रॉप करेगा। दूसरी चीज आपने देखनी है कि सीरम कैसा है, लाइपेमिक तो नहीं है, क्योंकि अगर लाइपेमिक है तो फिर क्या हो सकता है? हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है, जिसकी वजह से आइसोटोनिक हाइपोनाट्रीमिया होगा। यहाँ हाइपरटोनिक वो आइसोटोनिक, दोनों जो है नॉन हाइपोटोनिक है। तो नॉन हाइपोटोनिक वुड बी हाइपरटोनिक या आइसोटोनिक। आइसोटोनिक को सूडो हाइपोनाट्रीमिया भी कहते हैं। सूडो हाइपोनाट्रीमिया क्या बुला है? क्या है? ये 1 लीटर सीरम है, 1 लीटर सीरम। सीरम में क्या होगा? दो चीजें, सीरम वाटर और सीरम प्रोटीन। प्रोटीन की कंसंट्रेशन कितनी? 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या 80 मिलीग्राम पर लीटर होगी। तो इस 80 ग्राम पर लीटर जो प्रोटीन है, इनमें सोडियम नहीं है। ऑल द सोडियम इज प्रेजेंट इन दिस सीरम वाटर। अगर आपके पास 152 सीरम वाटर में 152 मिलीग्राम पर लीटर होगा कंसंट्रेशन, तो इतने वॉल्यूम में कितना सोडियम होगा? इतने वॉल्यूम में 920 ml में कम होगा ज्यादा होगा? आप जो सीरम सोडियम आपका 140 मिलीग्राम पर लीटर जो आ रहा है नॉर्मली, वो 140 मिलीग्राम पर लीटर जो है that is actually present in this much fluid, ठीक है। रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो आपको रिपोर्ट आ रही है वो पूरे लीटर पे आ रही है, मगर जो सोडियम एक्चुअली प्रेजेंट है वो इस 920 ml में मौजूद है। अब 920 ml में एक्चुअली जो सोडियम की कंसंट्रेशन हायर 152 पर लीटर होगी, 152 पर लीटर होगी, और 920 ml में 140 मिलीग्राम होगी। तो वो फिर पूरे लीटर में रिफ्लेक्ट हो जाएगी कि 140 मिलीग्राम पर लीटर आ रहा है। इसी तरह ये यहाँ पे अगर ये लिपिड या प्रोटीन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, वाटर कंटेंट कम हो गया,
वाटर कंटेंट कम हो गया तो उस वाटर में जितना सोडियम था वो भी कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू दिस, मगर ये रिफ्लेक्ट पूरे लीटर पे होना है, ठीक है। अब यहाँ पे 850 ml बचा, तो 850 यहाँ कंसंट्रेशन उतनी है, यहाँ भी उतनी थी, यहाँ भी उतनी है, मगर क्या हुआ, यहाँ वॉल्यूम वाटर का कम हो गया, जिसकी वजह से इस वाटर में जो सोडियम कंटेंट कम हो गया, जो कि रिफ्लेक्ट हो रहा पूरे लीटर पे। एक्चुअली सीरम वाटर में सोडियम तो चेंज नहीं हुआ, इसलिए इसको सूडो हाइपोनाट्रीमिया कहते हैं। और इसी तरह यहाँ क्या हुआ, सीरम प्रोटीन या लिपिड जो है कम हो गई, ठीक है, वाटर कंटेंट ज्यादा हो गया। तो इस वाटर कंटेंट ज्यादा हो जाने की वजह से क्या होगा कि इतने वॉल्यूम में सोडियम की अमाउंट भी ज्यादा हो जाएगी। तो ये आपका सोडियम यहाँ पे 146 आ गया। तो ये सूडो हाइपोनाट्रीमिया, ये सूडो हाइपरनाट्रीमिया। तो प्रोटीन या लिपिड की चेंज की वजह से अगर वो ज्यादा हो रही है तो आपके पास हाइपोनाट्रीमिया हो जाएगा। अगर उनकी क्वांटिटी कम हो रही है तो सोडियम की जो रिपोर्ट जो आपकी हाइपरनाट्रीमिया होगा तो वो सूडो हाइपोनाट्रीमिया होगा, ये सूडो हाइपोनाट्रीमिया होगा। मगर दोनों सूरतों में सीरम वाटर में सोडियम की कंसंट्रेशन वही की वही है। अब अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ग्लूकोज ऐड हो गया तो इधर क्या हुआ, ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई। ऑस्मोलैरिटी बढ़ी तो वाटर इधर से इधर शिफ्ट हो गया, इधर वाटर ज्यादा हो गया तो सोडियम की कंसंट्रेशन ड्रॉप हो गई। तो ये ट्रांसलोकेशनल या हाइपरटोनिक हाइपोनाट्रीमिया। तो ये दोनों कंडीशंस आपने सबसे पहले एक्सक्लूड करनी है कि ये ट्रांसलोकेशनल हाइपोनाट्रीमिया है या हाइपरटोनिक। एक तो सिंपल मोस्ट कॉमन काज जो है ये हाइपरग्लाइसीमिया ही होता है, और कोई ऑस्मोटिक लोड भी आपने देखना है। और इधर आपका जो सीरम प्रोटीन और उसकी लाइपेमिक सीरम है कि नहीं है वो आपने चेक करना। ऑनसेट एक्यूट ड्यूरेशन अगर लेस देन 48 आवर्स, क्रॉनिक अगर ड्यूरेशन इज 48 आवर्स या उससे ज्यादा है। सिंपल अगर आप ऑनसेट डिटरमिन कर सके, वो तो हॉस्पिटलाइज पेशेंट नहीं होता, बाहर से आया तो आपको कुछ पता नहीं लगेगा कि क्या है। सेवेरिटी 135 से लेस लेके 130 तक माइल्ड, 130 से 125 तक मॉडरेट, और लेस देन 125 इसका सीवियर। तो ऑनसेट हो गई, सेवेरिटी हो गई, और तीसरी चीज थी सिम्टम्स की। सिम्टम्स हैं या सिम्टम्स नहीं है, ठीक है। अब ये वाली जो टर्मिनोलॉजी थी एसिम्प्टोमेटिक अब ऑब्सोलीट हो गई कि कोई भी हाइपोनाट्रीमिया एसिम्प्टोमेटिक नहीं होता। इवन माइल्डेस्ट हाइपोनाट्रीमिया कैन लीड टू ये प्रॉब्लम, gait disturbance, falls, fractures, consolidation or cognition defect, osteoporosis और increased risk of death। ये मिनिमम जो सो कॉल्ड पेशेंट कोई सिम्टम आपको नहीं दे रहा मगर हाइपोनाट्रीमिया है उसको, तो स्टिल ही कैन हैव ऑल दिस कॉम्प्लिकेशन। अगर मॉडरेट है तो ये नाजिया, एनोरेक्सिया, हेडेक और कंफ्यूजन, और अगर प्रोफाउंड हाइपोनाट्रीमिया है तो वॉमिटिंग, कार्डियोपल्मोनरी डिस्ट्रेस, सीजर्स, एबनॉर्मल डीप सोमनोलेंस और कोमा। तो ये आपकी बेसिस पे, सिम्टम्स की बेसिस पे आपने क्लासिफाई करना है कि भी मॉडरेट है तो ये वाले सिम्टम भी अब मॉडरेट में आ जाएंगे, और प्रोफाउंड है या मॉडरेट है। कैसे होता है ये बोन इंजरी, कैसे होती है, ठीक है। क्रॉनिक हाइपोनाट्रीमिया अगर है पेशेंट को, उससे ऑस्टियोपोरोसिस होगी,
ऑस्टियोपोरोसिस इसलिए होगी कि कैल्शियम कंटेंट जो कम हो जाएगा, इसलिए कि सोडियम उनका 45% सोडियम भी बोन के अंदर है, और वो सोडियम कंटेंट कम होगा, उससे आपको ऑस्टियोपोरोसिस मिनरलाइजेशन बोन मिनरल कम हो जाएगी कैल्शियम के अलावा सोडियम की, और ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। सीएनएस इम्पेयर होने की वजह से अनस्टडी गेट, कन्फ्यूजन और लेथार्जी है, और इस वजह से फॉल्स होंगी, और इस वजह से बोन्स फ्रेजाइल हैं, फॉल्स होगी तो फ्रैक्चर हो सकते हैं। ये स्लाइड आपको बता रही है, क्या बता रही है कि सोडियम अगर लेस देन 135 है तो फिर भी मॉर्टेलिटी ज़्यादा है, और अगर आपका 145 से ज़्यादा है फिर भी मॉर्टेलिटी ज़्यादा है। ना हाइपोनेटीमिया ठीक है, ना हाइपरनेटीमिया ठीक है। इटियोलॉजी कैसे डिटरमिन करनी है? तो सबसे पहले पेशेंट का वॉल्यूम स्टेटस चेक करें, हाइपोवोलीमिया, यूवोलीमिया या हाइपरवोलीमिया पहले स्टेज पे। अब अगर आपके पास हाइपोवोलीमिया और हाइपोनेट्रीमिया है यहाँ पे, तो यूरिनरी सोडियम आपने देखो। नेक्स्ट कि यूरिनरी सोडियम मोर देन 20 मिली इक्विवेलेंट या लेस देन 10 मिली इक्विवेलेंट। मोर देन 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है तो उसका क्या मतलब हुआ कि रीनल लॉसेस हो, ठीक है, डायजेनेटिक, ऑस्मोटिक डायजेशन, एडिसन डिजीज हो सकती है, सॉल्ट लूजिंग नेफ्रोपैथी हो सकती है, और सेरेब्रल सॉल्ट वेस्टिंग हो सकती है, और अर्ली मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस अर्ली स्टेज में सोडियम यूरिन में बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? कोई आइडिया? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस जब जनरेट हो रही है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की दो फेजेस होती है, एक जनरेशन फेज और दूसरी मेंटेनेंस फेज। जनरेशन फेज में क्या हो रहा है, जब एल्कलोसिस जो है डेवलप हो रही है तो क्या होगा, सीरम बाइकार्बोनेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब सीरम बाइकार्बोनेट बढ़ना शुरू हो जाएगा तो बाइकार्बोनेट की फिल्ट्रेशन भी ज़्यादा हो जाएगी, और इस सिचुएशन में बाइकार्बोनेट का थ्रेशोल्ड जो है बाय द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल वो चेंज नहीं होता, अभी नॉर्मल है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो एक्स्ट्रा बाइकार्बोनेट फिल्टर हो रहा है वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, डिस्टली डिलीवर हो जाएगा। और डिस्टल ट्यूब्यूल की बाइकार्बोनेट की रीअब्सॉर्प्शन की कैपेसिटी इज मच लेस एज कंपेयर टू प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। जब ये बाइकार्बोनेट जो डिस्टल ट्यूब्यूल में पहुंचा वहाँ पे रीअब्सॉर्ब ना हो सका, एक्सक्रीट होगा तो अपने साथ सोडियम को भी ड्रैग करेगा। तो ड्यूरिंग जनरेशन फेज ऑफ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस बावजूद के पेशेंट क्लिनिकली हाइपोवोलीमिक लग रहा है आपको, मगर और लॉस भी यूरिन से हो रहा है, मगर यूरिन सोडियम आपका यहाँ ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो रही है। तो उसको आपने डायग्नोस कैसे करना है इस सिचुएशन को कि ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में जो सोडियम हाई है, तो क्या वजह हो सकती है कि ये बाइकार्बोनेट की वजह से है या उसको और कोई वजह? यूरिन पीएच देखो, क्या यूरिन पीएच इस सिचुएशन में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की जनरेशन फेज में यूरिन पीएच वुड बी हाई और यूरिन सोडियम वुड बी हाई। आगे चले जाओ, अगर एक्स्ट्रा रीनल लॉसेस है तो उससे क्या होगा, किडनी सोडियम कंजर्व करने की कोशिश करेगी, तो इसलिए यूरिन सोडियम आपका ड्रॉप हो जाएगा। तो ये दो मेजर काजों में ग्रुप हो गए कि पेशेंट को हाइपोवोलीमिया है और यूरिन सोडियम हाई है, ये दो हाई है तो ये काजेस, और अगर लो है तो ये काजेस। नेक्स्ट आपके पास आ जाएंगे पेशेंट हाइपरवोलीमिया था, अगेन यूरिनरी सोडियम अगर ज़्यादा है तो रीनल फेलियर, और अगर कम है तो एडमिटेड डिसऑर्डर जो है CCF, सिरोसिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है।
अगर यूवोलीमिया था तो उसमें यूरिन ऑस्मोलैरिटी चेक कर दो यूवोलीमिया में। तो क्या है, अगर यूरिन ऑस्मोलैरिटी 100 या उससे ज़्यादा है तो SIADH हो सकती है और एड्रीनल इनसफिशिएंसी हो सकती है। अगर 100 से कम है तो पॉलीडिप्सिया, लो सॉल्यूट इनटेक या पॉलीडिप्सिया एक्सेसिव वाटर इनटेक। अभी आपने बात की कि डायूरिसिस हो रही है, तो अगर तो वो वाटर डायूरिसिस है तो यूरिन ऑस्मोलैरिटी कम होगी, और इन केस ऑफ ये रीसेट ऑस्मोस्टैट या हाइपोथायराइडिज्म में वो वेरिएबल होगी। कम बैक टू दैट, ये जो वॉल्यूम बेस्ड अप्रोच थी, दिस वाज क्लासिकल या ट्रेडिशनल अप्रोच जो हमारे ज़माने से, ठीक है, ये यूज़ किया करते हैं। मगर इसकी लिमिटेशंस क्या आ गई कि सेंसिटिविटी भी कम है, स्पेसिफिसिटी भी कम है, और कंफ्यूजन अबाउट वॉल्यूम स्टेटस पेशेंट का जो डिटरमिन करना क्लिनिकली कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है, मिसकैलकुलेशन हो सकती है। तो इस वजह से ये अप्रोच जो है थोड़ी सी डिस्करेज की जाती है आजकल। और उसके ये यूरोपियन सोसाइटी ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ इंटेंसिव केयर मेडिसिन, यूरोपियन रीनल एसोसिएशन, यूरोपियन डायलिसिस काउंसिल, सब ने मिलके ये नई गाइडलाइन दी है। हाइपोनेट्रीमिया है तो पहले नंबर पे तो वही नॉन हाइपोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया को आपने एक्सक्लूड कर दिया। उसके लिए दो चीज़ें चाहिए आपको कि ब्लड शुगर क्या थी और सीरम प्रोटीन और लिपिड क्या थी। अगर हाइपोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया है, एक्यूट है, मॉडरेट है या सीवियर है, एक्यूट है या पेशेंट इज सिम्टोमेटिक, फिर उसको आप इमीडिएटली ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे। एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया और सिम्टोमेटिक हाइपोनेट्रीमिया की ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे। अगर एक्यूट नहीं है, सिम्टम रिलेटिवली सीवियर नहीं है, तो आप उसको फर्दर वर्कअप करोगे। वर्कअप में नेक्स्ट इज यूरिन ऑस्मोलैरिटी। यूरिन ऑस्मोलैरिटी कम है या यूरिन ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है। अब आपको यूरिन ऑस्मोलैरिटी आपके पास इमीडिएटली अवेलेबल नहीं होती, यूरिन एनालिसिस आपके पास अवेलेबल होता है। तो उसमें कौन सी चीज़ है जो आपको इंडिकेट करे कि यूरिन की कंसंट्रेशन को स्पेसिफिक करेगी। 1.003 is 100 osmolarity. 1010 is 287. 1010 specific gravity अगर है तो that is urine osmolarity will be about 280 to 288 feet जो है नॉर्मल, ठीक है। और अगर आपकी 1.003 या उससे कम है तो then urine osmolarity is around about 100। तो ये आपने यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी देखनी है कि 1.003 से कम है तो आपके मीन के भी यूरिन ऑस्मोलैरिटी जो है आपकी कम है। यूरिन ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा थी, फिर आपने यूरिन सोडियम करवाना है। लेस देन 30 मिली इक्विवेलेंट है या मोर देन 30 मिली, ये डिसाइड करना है आपने। वैल्यू आ गई, यहां तक क्या हुआ, हाइपोनेट्रीमिया का केस है, ठीक है। ब्लड शुगर चेक कर ली, इसकी लिपिड प्रोटीन से हो गई पता चल के, यूरिन ऑस्मोलैरिटी करवा ली, ठीक है, यूरिनरी सोडियम करवा लिया, पेशेंट को जब हाथ में लगाया, ठीक है। पेशेंट को वर्कअप करने के लिए पेशेंट को भी हाथ में लगाया। इसलिए इस अप्रोच का नाम भी जो पुराने लोग थे उन्होंने कह दिया लेजी मैन अप्रोच। पहले वाली जो थी आपकी, पहले
सबसे पहले जाके वॉल्यूम असेस किया। यहाँ पे आप बैठे बैठे ऑर्डर किए जा रहे हैं, मैसेज बताए जा रहे हैं कि भी अब सीरम ऑस्मोलैरिटी फॉलो, यूरिन ऑस्मोलैरिटी फॉलो, यूरिन सोडियम फॉलो। दैट इज लेजी मैन अप्रोच। अब यहाँ पे अब जाके यूरिन सोडियम भी जब करवा लिया तो फिर अपने वॉल्यूम असेस किया जाके, ठीक है, कि वॉल्यूम पेशेंट का क्या है, डाययूरेटिक ले रहा है या नहीं ले रहा। वॉल्यूम असेस किया, वॉल्यूम एक्सपेंडेड है, सीसीएफ हो सकता है, सिरोसिस हो सकती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, और वॉल्यूम कंट्रैक्टेड है तो वॉमिटिंग, डायरिया और ब्लड स्पेसिंग। अगर पेशेंट का डाययूरेटिक पे है तो फिर डाययूरेटिक की वजह हो सकती है, अगर नहीं है डाययूरेटिक पे फिर वही वॉल्यूम देखना है आपने कि कंट्रैक्टेड है तो वॉमिटिंग हो सकती है, रीनल इनसफिशिएंसी हो सकती है, रीनल साल्ट या सेरिब्रल साल्ट वेस्टिंग हो सकती है, और ईसीएफ नॉर्मल है अगर तो रीनल इनसफिशिएंसी, SIADH और हाइपोथायराइडिज्म। तो बेसिकली ये अप्रोच जो इसके लिए आपके पास यूरिन ऑस्मोलैरिटी, यूरिन सोडियम चाहिए सर, उसमें भी और यही चाहिए था, उसमें भी तकरीबन चीज़ें तो उसमें भी यही थी जो क्लासिकल, उसमें ये था एग्जामिनेशन जरा पहले कर लेते थे, इसमें एग्जामिनेशन आखिर में आके कर दूँ। सर कह रहे हैं कि जो पहली वाली अप्रोच थी ट्रेडिशनल, उसमें भी सारा यही था, उसमें पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर देते थे और बाद में उससे पहले जाके आपने वॉल्यूम असेस किया, तो इसमें बाद में जाके सुस्ती दिखाई है, इसलिए लेजी मैन अप्रोच कर। अब क्लियर नहीं हो रहा आपको कि ये वाले जो एडिनल इनसफिशिएंसी थी, साल्ट वेस्टिंग, वजह क्या है इसकी देने की? ये कुछ चीजें अगेन यहाँ आपका जो वॉल्यूम का फैसला नहीं कर सके आप, क्लियर नहीं है कि क्या हो सकता है। ये सारी 6 की 6 कंडीशन, एडिशनल हेल्प आपको कैसे मिलेगी, क्या करोगे अगर अभी तक आपको क्लियर नहीं हो सका कि भी क्या वजह हो सकती है। IV saline 2 लीटर्स और 2 days, 1 लीटर रोजाना, 2 लीटर। उससे क्या होगा? 2 लीटर सेलाइन देने के बाद सीरम सोडियम मेजर करें, अगर तो 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा बढ़ जाता है, हाइपोनाट्रीमिया का 2 लीटर सेलाइन दे दिया, सीरम सोडियम इंक्रीजेस बाय मोर देन 5 मिली इक्विवेलेंट, तो ये फिर रीनल या सेरिब्रल साल्ट वेस्टिंग। अगर 5 मिली इक्विवेलेंट से कम बढ़ता है या नहीं बढ़ता है या वर्स हो जाता है तो फिर ये SIADH हो सकती है या रीसेट ऑस्मोस्टैट हो सकता है। अब यहाँ पे एडिशनल चीज़ें जो आप कर सकते हो वो ये फ्रैक्शनल एक्सीशन ऑफ यूरिया मोर देन 55%, सीरम यूरिक एसिड लेस देन 4 या फ्रैक्शनल एक्सीशन ऑफ यूरेट मोर देन 12% अगर है तो वो SIADH। अब यहाँ भी क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ तो सेलाइन दिया था, उनको वाटर लोड कर दें। वाटर लोड करने से क्या होगा? सीरम ऑस्मोलैरिटी फॉल करेगा। रीसेट ऑस्मोस्टैट का क्या मतलब हुआ कि अगर ऑस्मोस्टैट आपका 287 पे सेट हुआ हुआ है, ठीक है, तो अगर उससे कम ऑस्मोलैरिटी होती तो ADH डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। मगर रीसेट ऑस्मोस्टैट में वो ऑस्मोस्टैट 287 कब जाए से 282 पे या 280 पे रीसेट हुआ है। अगर आपने डाइल्यूट भी कर दिया और ज़्यादा नीचे लेके जाते हो तो वाटर फिक्सेशन बढ़ जाएगी। वाटर लोड आप करते हो तो वाटर फिक्सेशन बढ़ जाएगी, एक नीचे ऑस्मोलैरिटी के उस तक जहाँ तक रीसेट हुआ हुआ है उससे नीचे जाते हो तो वाटर फिक्सेशन बढ़ जाएगी।
SIADH में क्या होता है? SIADH में जितना मर्जी आप वाटर दिए जाओ अगर उसको, तो उसका सोडियम वर्ष होता जाए। ADH में वॉल्यूम लोड करने से वर्ष होता जाए। प्रीसेट ऑर्थोस्टैट में एक लेवल पे जाकर रुक जाएगा, उसके बाद जितना मर्जी आप वाटर दे दो, उससे फर्दर ड्रॉप नहीं करेगा। तो ये रीसेट ऑर्थोस्टैट और SIADH में डिफरेंशिएट करना है। और उसके बाद सेरेब्रल या रीनल सॉल्ट वेस्टिंग को डिफरेंशिएट करना। रीनल सॉल्ट वेस्टिंग का इजी से लाइन दिया, उससे सीरम सोडियम इंप्रूव करना। एक और मेथड इसको सेरेब्रल सॉल्ट वेस्टिंग और SIADH में डिफरेंशिएट करने के लिए, ये रिट्रोस्पेक्टिव होगी। जब आपने पेशेंट को ट्रीट कर लिया, सीरम सोडियम नॉर्मलाइज हो गया, उस वक्त फिर आपने सीरम यूरिक एसिड और फ्रैक्शनल यूरिक एसिड का सीरम सोडियम नॉर्मल होने के बाद, ट्रीटमेंट के बाद अगर तो SIADH की, तो सीरम यूरिक एसिड भी नॉर्मल हो जाएगा और फ्रैक्शनल यूरिक एसिड भी 12% से कम हो जाएगा। मगर अगर वो सेरेब्रल सॉल्ट वेस्टिंग थी, तो यूरिक एसिड भी इम्प्रूव नहीं करेगा और जो फ्रैक्शनल यूरिक एसिड वो भी इम्प्रूव नहीं करेगी। तो ये एक और जो तरीका उसको डिफरेंशिएट करने का। आपके पास हाइपोथायराइड सस्पेक्ट कर रहे हो या एड्रिनल इनसफिशिएंसी डिफरेंस, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपके पास पीएच और सीरम पोटेशियम, लो पीएच है, हाई पोटेशियम है, तो आपने क्या करना है आगे? अगर नॉर्मल पीएच या नॉर्मल पोटेशियम है, तो आपकी वो TSH को देखोगे। अगर एड्रिनल इनसफिशिएंसी है, तो उसमें क्या होगा? एसिडोसिस